What's up all my SV atoms and envians? बच्चे, मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों के मन में अभी से ये डाउट आना शुरू हो चुका है कि मैम व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम टू गिव मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट मैम हमें कितने देने चाहिए, हमें कब देने चाहिए, हमें क्यों देने चाहिए और हमें कैसे देने चाहिए? सर, आई थिंक आपकी भी स्पेशल और प्लस और यूट्यूब की क्लासेस में काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? नहीं, डेफिनेटली मतलब मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो टाइमिंग होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे सही चीज़ कर दी ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो डेफिनेटली मतलब टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, कब आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए। अगर आप लेट करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है और अगर आप बहुत जल्दी कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट ये पूछते हैं कि सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो भी क्या हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें? और बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस खत्म होने के बाद भी घबराते हैं कि अगर हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, तो कहीं हम डिप्रेशन में ना चले जाए या कहीं मतलब हमारा डीमोटिवेशन ना हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स एक एक करके कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गिव मॉक टेस्ट। कब देने चाहिए, कहाँ देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, है ना, कितने टाइम पहले बेसिकली स्टार्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने की। तो वो सब हम इस क्लास में छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेट अस कीप द सेशन वेरी शॉर्ट सो दैट हम टू द पॉइंट बच्चों के साथ सारी बातें जो डिस्कस कर सके। जिसमें बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 90% ऑफ द बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि मैम व्हेन शुड वी बी स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट? कई बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कोचिंग में जा रहा हो, चाहे वो एक यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहा हो, स्पेशल क्लास में आता हो या प्लस क्लास में आता हो, मैक्सिमम बच्चे एक क्वेश्चन अपनी इस जर्नी में पूछते ही हैं कि मैम हम लोगों का ना सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो क्या हमें सबसे पहले अपने सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट बनाना चाहिए कि एक बार हम ना दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे, या फिर मैम जितना सिलेबस हमारा हो चुका है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए? क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो? डू यू अग्री कि आप लोग भी इस कंफ्यूज सिचुएशन में हो? तो सर व्हाट डू यू थिंक, मतलब पहला क्वेश्चन आप आंसर करिए, व्हाट डू यू थिंक कि क्या बच्चों को अपने सिलेबस कंप्लीशन तक वेट करना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर अदर वे राउंड? नहीं देखो, आइडियली मतलब सबकी जो प्रिपरेशन होती है ना, सबकी अलग अलग जर्नी होती है, प्रिपरेशन अलग होती है। बहुत सारे टॉपर्स से बेसिकली जब मैंने बात करी तो वो ये भी बोलते हैं कि मैंने तो 2-3 महीने पहले मॉक टेस्ट देना, जैसे मान लो कि जेई का एग्जाम अभी आने वाला है, तो 2-3 महीने पहले मैंने अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, है ना। अब डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देने चाहिए, या फिर सिलेबस अभी चल रहा है तो बस साथ उस साथ टाइम मॉक पे भी टेस्ट साथ देना साथ स्टार्ट भी कर आप मॉक सकते हैं, टेस्ट यस। देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आइडियल आंसर यार मैं यही दूंगा कि आप अपने सिलेबस कंप्लीट होने तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना यार, सिलेबस कंप्लीशन इज अ मिथ। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो भी आपके अंदर वो 100% कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं ना। मतलब तब भी ये होता है कि यार थोड़ा और प्रैक्टिस कर लिया अरे सर, होता, एग्जाम के थोड़ा और पढ़ लिया सुबह होता सुबह है ना। जब बिल्कुल ट्रू। एग्जाम देने जाओगे ना तो भी सुबह सुबह भी ये ख्याल आ रहे होंगे कि यार थोड़ा और अच्छे से कर लिया होता तो हो सकता है कि हमारा एग्जाम और अच्छा चला गया। तो देखो, सिलेबस तो चलता रहेगा, है ना। वो कब खत्म होगा वो डेफिनेटली आप उसकी अच्छे से प्लानिंग तो कर ही रहे हो। बट साथ साथ यार मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है ना, मान लो छोटे मोटे 2-4 चैप्टर बचे, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मिनिमम अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है ना, क्योंकि देखो 80% मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर 80% से कम सिलेबस कंप्लीट है तो आपको लगेगा कि यार कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, हमें आता नहीं है। फिर उससे डीमोटिवेशन हो जाता है फिर और आप फिर ट्रैक मॉक चेंज टेस्ट कर देने लेते का हो। फायदा भी नहीं है ना। मतलब फायदा नहीं होगा, आप अगर प्रॉपर प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो ना, तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, है ना, जो टाइम मैनेजमेंट आप बेसिकली उससे सीखते हो, सीखोगे, तो वो गलतियां सारी कैसे चीजें, अवॉइड गलतियां करनी कैसे है, अवॉइड यस। करनी है ना, तो वो बेसिकली आपने मान लो 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर मार्क्स कम आएंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की, है ना, क्योंकि यस बहुत सारे यस, मॉक आई टेस्ट होते आई हैं। वांटेड टू क्लैरिफाई, तो यस। वो हम चैप्टर वाइज और इन सब में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी ये टाइम चल रहा है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो भी गया होगा, कुछ बच्चे अभी भी लेट से 4-5 चैप्टर बचे हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप अपना सिलेबस कंप्लीशन की तरफ तो बढ़ ही रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीटेड है, अगर आपने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रखा है ना, मतलब वो एकदम परफेक्शन वाली स्टेट तो कभी नहीं आएगी। बट आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग में हो सकता है 100 नंबर आएंगे, फिर धीरे धीरे 150 होंगे, फिर धीरे धीरे 200 में भी जाएगा। अपना टारगेट यही होना चाहिए। अगर आप जेई मेन की बात कर रहे हो तो 200 प्लस आपका आना चाहिए, हर एक मॉक टेस्ट में आना चाहिए, दिन दिन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, सर एक और है ना। चीज यहाँ पर
पर मैं ऐड करना चाहूंगी, बच्चे जैसे सर ने अभी बोला कि अपना टारगेट होना चाहिए कि हमारा 200 प्लस स्कोर जो है वो आना चाहिए मॉक टेस्ट में, क्योंकि आप ये देखो ना, अगर मॉक टेस्ट में आपका 200 230 स्कोर आ रहा है, तब जाके जेई मेन में कहीं ना कहीं आप 200 तक पहुंचोगे, ठीक है। तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। अगर आप ये सोचो कि मैम आज ही आज में, है ना, मतलब आज मैंने मॉक टेस्ट दिया, अपनी लाइफ का पहला मॉक टेस्ट मैंने दिया और मेरे मैम 140 नंबर आए, अब मैं 140 से 220 कैसे लेकर आऊंगा? बच्चे ये जो जंप है ना, ये इतना आसान नहीं है। मगर अगर आप आज मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपके 140 भी नहीं आएंगे। तो आपको ये चीज ना अपने दिमाग में एकदम फिक्स करनी है कि जब आप अपना पहला मॉक टेस्ट दोगे, हो सकता है आपके नंबर कम आए, हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जो अंदर से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आए, मेरे को तो आते हुए चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं बना। बट बच्चे, ये शुरुआत है, और जब तक किसी जर्नी को शुरू नहीं करोगे, उस डेस्टिनेशन पर आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो मेक श्योर करना कि अगर आपने पहले मॉक टेस्ट में लेटर से 140 का स्कोर आया, जो गलतियां आपने इस मॉक टेस्ट में सीखी हैं, उन गलतियों को आपने अवॉइड करना है जब आप सेकंड मॉक टेस्ट दो। और ये भी मेक श्योर करना है कि अगर पहले में 140 स्कोर आया था, तो अगले में इट हैज टू बी मिनिमम ऑफ 145। 5-5 नंबर का फेयर आपको हर मॉक टेस्ट में लाना जरूरी है। ये एक ऐसे सडन प्रोसेस नहीं है एकदम, वो कहते हैं ना, वो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ऐसे चुटकियों का खेल नहीं है। इट विल टेक धीरे टाइम। धीरे होगा, बट डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। यस सर, आपने ठीक है, तो डेफिनेटली यार, मतलब देखो, इन शॉर्ट यही आंसर है कि यार आप 80% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, है ना। और या फिर आप अगर लेट से कि 2 महीने पहले, आइडियली अगर आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखोगे ना, तो यही बोलते हैं कि 2 से 3 महीने पहले आपको जो अपने मॉक टेस्ट है वो देने स्टार्ट कर देने चाहिए, है ना। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। आपको पता है कि भाई वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है। आप मान के चलो कि यार टफ से टफ पेपर आएगा, उस पेपर में भी आपके 200 नंबर आने चाहिए। हर एक टेस्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक टेस्ट में आपके 200 नंबर आने चाहिए। अगर वो स्टेट आपने हासिल कर ली ना, तो जेई का जो पेपर होगा उसमें भी आपके 200 नंबर आएंगे। हम ऑब्वियसली जेई मेन की बात कर रहे हैं पहले। यस, है ना। अगर अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर हमारे एक वाले मॉक टेस्ट में तो 200 आ गए थे, बट फिर दूसरे में 150 आ गए है ना, फिर कभी कभी 160 आ गए। तो ज्यादा वेरिएशन अगर हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आप डामाडोल कर रहे हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो। देखो, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव करना चाहिए। अगर इंप्रूव नहीं कर रहा है ना, मतलब आप उसकी ठीक से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, है ना, कुछ सीख नहीं रहे हो, अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो। इनफैक्ट आप एक मिस्टेक डायरी भी बना लो कि भाई ये सारी गलतियां मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जो फॉर्मूलाज आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आते, उनको शॉर्ट नोट से आप रिवाइज करो, है ना। जो चैप्टर्स आपके वीक है उनको आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कन्वर्ट करो। रिवीजन का तो पर्पस ही यही होता है कि आप मॉक टेस्ट दो, वहां से आइडेंटिफाई करो अपने वीक टॉपिक्स और उन पे आप काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपने सुना है, बच्चे हमेशा ये बोलते हैं कि मैम हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट मैम हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो मॉक टेस्ट आपको यही सिखाता है। कई बच्चे डाउट करते हैं ना कि मैम मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। मॉक टेस्ट इसीलिए देना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपने जिस टॉपिक को सो कॉल्ड प्रिपेयर कर रखा था, वो आपको आता कितना है। कई बार ऐसा होता है, जब हम नोट्स उठा के देखते हैं, हमें लगता है कि अपने को सब आता है, हम एकदम प्रो लेवल पे है ना। बट जब आप क्वेश्चन करते हो, तब आपको बिना नोट्स के, बिना टीचर के क्लिक ही नहीं करता कि उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। और बच्चे, जब तक आप मॉक टेस्ट दोगे नहीं, ये सारी चीजें, जादू मंत्र अपने आप आपको नहीं आएगा। कोई एक ऐसा, इसका कोई वो सो कॉल्ड शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। कभी तो सरप्राइजेस भी मिलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग था ना, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे उसके बनते नहीं है। और जो चैप्टर तुमने मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, कभी कभी उसके सवाल भी बन जाते हैं। तो हमेशा आपको देखो ओवरऑल देखना चाहिए कि ओवरऑल आपका जो परसेंटाइल है ना, आपका टारगेट होना चाहिए 99 परसेंटाइल का टारगेट है। अब कुछ चैप्टर्स बनेंगे ऑब्वियसली, कुछ चैप्टर्स नहीं बनेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ठीक से बिठानी पड़ेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बने, कम टाइम के अंदर बने। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यार कौन सा क्वेश्चन है जो मुझसे डेफिनेटली बन जाएगा और कम टाइम में बन जाएगा। वो कभी वो क्वेश्चन डिफिकल्ट चैप्टर का भी हो सकता है। इनफैक्ट जेई मेन 2022 की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी सारे क्वेश्चन आए थे और सारे आसान थे, है ना। मतलब एकाधे इक्के दुक्के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वेर इजी। लेकिन बच्चे बोलते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसके तो नाम में ही कॉम्प्लेक्स है। बट फिर भी आसान क्वेश्चन आए थे। और जो आसान आसान चैप्टर्स होते हैं ना, उनके मुश्किल क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो इसीलिए आप किसी भी चैप्टर पे डिपेंडेंट मत रहो, इनफैक्ट आप कोशिश करो कि वैरायटी ऑफ चैप्टर्स कवर करो, बट ओवरऑल आपने एक जो स्कोर आपने अपने दिमाग में रखा है ना, वो स्कोर आपका आना चाहिए। तो किसी भी चैप्टर से बहुत ज्यादा प्यार और किसी दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा नफरत अपने को नहीं करनी है। बस हमारी दुल्हन आईआईटी है है ना, तो बस उसी को प्यार करना है एंड डेफिनेटली उसी की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो Sir, now let me come to the second question, जो कि once again the most frequently asked question है। वो क्वेश्चन ये है कि मैम जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हम 3 घंटे में, लिटरली मैं बोल रही हूँ, जो एक टॉपर बच्चा होगा ना, जो एक अच्छे मतलब वो स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत हार्ड वर्किंग है, उन स्टूडेंट्स को मैं अगर अलग रख दूँ ना, तो भी कई लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हम एग्जाम में 3 घंटे बैठ ही नहीं सकते। मतलब हमारे सारे क्वेश्चंस मैम हमें जितने आते हैं हम कर लेते हैं, उसके बाद वी जस्ट फील लाइक कि अब मुझे बोर हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। मैंने कई बच्चों से ये कहते हुए सुना कि हमें एग्जाम के टाइम पे ना उबासी आती है, यॉर्निंग करते हैं। तो इसका भी रीजन यही है, एंड विच बेसिकली ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइम यू शुड बी गिविंग द मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट कितने बजे देना है? सपोज करो बच्चे आपने एक स्केड्यूल बनाया कि मुझे एक हफ्ते में जेई मेन लेवल के 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं और जेई एडवांस लेवल का लेटर से 1 फुल मॉक टेस्ट लेना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये बिल्कुल सही है ना कि मुझे हफ्ते में मेरे ख्याल से आपको 2 महीने पहले ना, जैसे मान लो कि जेई का एग्जाम आने वाला है, तो उससे 2 महीने पहले आइडियली आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। 1.5 से 2 महीने पहले आप डेफिनेटली कर दो। एक हफ्ते के अंदर आप 2 टेस्ट करो, है ना। आइडियली कितने करने चाहिए, तो कोई ज़्यादा भी करेगा, कोई कम भी करेगा। अगर मान लो किसी का फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप 3 भी कर सकते हो। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आपको एक हफ्ते में करने चाहिए, जेई मेन लेवल के और एक जेई एडवांस लेवल का, ठीक है। एक जेई एडवांस का मॉक टेस्ट करो, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट करो जेई मेन लेवल के, और फिर उसको अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करो, आपका कितना स्कोर आया, उससे सीखो क्या गलतियां हुई, कौन से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आए, है ना, इसको फर्दर कैसे इंप्रूव करना है। तो उसके ऊपर आपको काफी, जितना टाइम आप बेसिकली टेस्ट में स्पेंड करते हो ना, उससे डबल उससे डबल टाइम आपका ऑलमोस्ट जाएगा एनालिसिस में, कि कहाँ पे गलती रह गई, है ना, क्यों नंबर नहीं आए। तो वहां पे आपको ज्यादा मतलब सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यार सॉल्यूशन में कोई अच्छा मेथड तो नहीं दे रखा है। हो सकता है कि आपने कोई आपने हाँ मे बी कोई शॉर्टकट है, आपने कोई लेंदी मेथड कर दिया जिसकी वजह से आपकी स्पीड में कमी आ गई और आपके दूसरे क्वेश्चन छूट गए। हो सकता है कि आपने गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, जो आपको करने चाहिए थे वो छोड़ दिए और जो नहीं करने चाहिए थे वो कर दिए। बट फायदा नहीं है ना, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन आप करके आए। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आइडियली यार मुझे लगता है कि आप अपने जो भी मॉक टेस्ट है ना, और उसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो जेई मेन का टाइम होता है ना, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है आई थिंक 9 से 12 होती है, इवनिंग वाली जो शिफ्ट है वो 2 से 5 होती है, कभी 2:30 बजे भी स्टार्ट होता है। तो वो आप अकॉर्डिंगली 2 से 5, और सुबह में अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 9 से 12 2 से 5 वाला जो स्लॉट होता है ना, क्योंकि दोपहर वाला जो स्लॉट होता है ना, उसमें मान लो किसी का इवनिंग शिफ्ट आ गया, आफ्टरनून शिफ्ट आ गया, तो उसमें मेरे ख्याल से जो आप बता रहे थे ना कि नींद आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होती है, सोने की आदत होती है, तो नींद आ जाती है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई आप अपना जो बॉडी क्लॉक है उसको इस हिसाब से ट्रेन करो, क्योंकि यार दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है, बॉडी को भी ट्रेन करना पड़ता है कि भाई 2 से 5 में तुझे एक्टिव रहना है, सो नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप सो गए तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, नंबर कम आएंगे, नींद आएगी, है ना। खाना खाने के बाद होता है ना कि खाना खा लिया दोपहर का, उसके बाद नींद ही नींद आ रही है। सेकंड पेपर में होता है, जेई एडवांस का सेकंड पेपर में यही होता है। तो ये नहीं होना चाहिए आपको। बेसिकली मेरे ख्याल से आप हर दिन 9 से 12 और जो 2 से 5 वाला टाइम होता है ना, उसमें तो आप पढ़ाई किया करो, कुछ ना कुछ आप मान लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ आपको अपना वो पढ़ाई वाला स्लॉट वहां पे रखना है। और जब भी आप मॉक टेस्ट भी करो तो इसी स्लॉट में करो, है ना। बेसिकली क्या होता है बच्चे, देखो क्या होता है ना, जितने भी नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत आप में से कई बच्चे अभी 12th में हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका एक रेगुलर टाइम बना हुआ है कि 8 बजे का स्कूल है, 9 बजे का स्कूल है, किसी का 7:30 बजे 7 बजे स्केड्यूल होता है। तो आपका ये जो 9 से 12 वाला स्लॉट होता है ना, उसमें आप बिजी रहते हो, आप पढ़ाई करते हो। मगर नाउ आई एम टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स, या तो जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, या कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डमी स्कूलिंग वाले होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते। अब इन बच्चों की जनरली क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि मैम हम लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, हम रात को 2 बजे, रात के 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, दैट इज वेरी मच ओके। हम मना नहीं कर रहे हैं, अगर आप लेट नाइट पढ़ाई करते हो दैट इज ओके। बट इसके चक्कर में क्या होता है, सपोज करो कोई बच्चा रात के 2:30-3 बजे तक बैठ के पढ़ा है,
तो सुबह वो 6 बजे उठेगा। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 3 ही घंटे की स्लीप हुई ना। आप 7 बजे उठते हो, 8 बजे, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं और वो फिर अपनी सुबह उठने की जो हैबिट होती है वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं। और जब जेईई का पेपर आता है तो आपको 9 बजे एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब आपको सेंटर पे लगभग 7 साढ़े 7 पहुंचना होता है। तब आप हमें कहो कि मैम एकदम से मतलब हमारी कैसे हैबिट बनेगी, तो हैबिट नहीं बनेगी, कम उसमें से भी आई कम थिंक 2.5 से 3 महीने लगते हैं। उसमें भी कुछ बच्चों का सेंटर मान लो दूर आया दूर है तो आता आपको है। रात भर जाग के जाना पड़ेगा और फिर वहां पे भी आप अच्छे से सो नहीं पाओगे और फिर आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना हमारे इधर तो शोर होता रहता है तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो But that is एग्जाम what you have to learn. एग्जाम सेंटर पे भी हो सकता है ऐसा हो रहा है, तो आपको सीखना पड़ेगा यार। ये सारी चीजें ना आपको सीखनी पड़ेगी कि भाई डिस्ट्रैक्शन में आपको नहीं आना है। आपको एक दिन के अंदर ही तो परफॉर्म करना है, फिर सीधा अगला अटेम्प्ट आएगा, है ना। तो आप तो टारगेट करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को मचाना है, तो चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, आपको बस गिवन सिचुएशन में अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली वर्स्ट केस, मैंने आपको क्यों बोला था कि वर्स्ट केस के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि भाई वर्स्ट केस में भी अगर आपके 200 आ रहे हैं ना, मतलब आप 99 पार तो जा ही रहे हो, आपकी 100 परसेंटाइल भी आ सकती है अगर बेस्ट केस आ गया तो, है ना। तो बेस्ट केस के लिए तो हम तैयारी लेकिन वर्स्ट केस के लिए करनी चाहिए। बेस्ट केस को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई जब रिजल्ट आ जाए, है ना। तो टॉपर्स बोलते हैं ना हमें तो पता ही नहीं था हमारी 100 परसेंटाइल आ गई, एकदम से खुश हो जाते हैं। तो यार वो एक्सपेक्टेशन बाद में करेंगे, पहले मेहनत तो कर। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले मेहनत करेंगे और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सो आई थिंक बच्चे ये 2-3 पॉइंट्स थे जो हम लोगों को आपके साथ डिस्कस करने थे। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चे, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अमल करने का यही टाइम है। अगर आप कोई भी हैबिट अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से बुक्स भी बोलती हैं कि 22 या 21 दिन का समय एटलीस्ट चाहिए होता है। वो बुक्स में लिखा और होता है, एक प्रैक्टिकली करो तो भी एक आपको और महीना चीज 1.5 बताता हूँ, महीने। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। एक और सेशन हमने लिया था जिसमें हमने बताया था कि एनालाइज कैसे करते हैं, है ना, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। तो डेफिनेटली आप वो वाला जो सेशन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लेना। वहां से आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको उसका एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आपको प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि इसमें भी लोग गलतियां करते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है, तो हम नहीं चाहते कि यार आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि मॉक टेस्ट कब देने हैं, कितने देने हैं, कौन से टाइम में देने हैं। ठीक है, और भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करके कमेंट्स में बता जरूर देना। बताना so that यस, we can take such more such sessions जहाँ पर हम आपका जितने भी डाउट्स हैं, काफी बच्चों के सेम डाउट्स होते हैं, तो रादर देन हर बच्चे का इंडिविजुअली डाउट आंसर करें, क्लब करके वो सारे डाउट्स हम एक साथ आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच बच्चे फॉर बीइंग हियर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। जितने भी बच्चे अभी ग्रेड 11th में हैं, नाउ आई थिंक आपको टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइजेशन हो चुका है ऑलमोस्ट। दिस इज एन एंड टू योर ग्रेड 11th एंड बहुत ही जल्दी आप ग्रेड 12 स्टार्ट करोगे। मगर कई बच्चे ये सोचते हैं कि 11th में तो जो हो गया 12th में देखा जाएगा। बच्चे, ये जो अभी टाइम बचा है ना, इसमें 11th सही कर लो, नहीं तो 12th में बर्बाद हो जाएंगे। लिटरली ऐसा होता है कि जब आप 12th में आते हो ना, अगर आपको 11th का बैकलॉग है, हाँ वही 12th के तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना जो डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब अगर आपका 11th उतना अच्छा नहीं है तो फिर 12th में भी दिक्कत तो आएगी। देखो, है ना, बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स भी है, बट बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी है जहाँ पे यूज आता है ना। तो वो चैप्टर्स में फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि आप अभी से अगर लेट से कि सारे कोर्सेज करना स्टार्ट करते हो ना, जैसे नर्चर बैच में हमने आपको पूरा 11th, है ना, डिटेल में पढ़ा रखा है। सारे एजुकेटर्स, ऑसम ऑसम टीचर्स आपको वहाँ पे पढ़ा रहे। डेफिनेटली साल भर का बैच है, 2024 एस्पिरेंट्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इवॉल्व बैच है। इवॉल्व बैच इज फॉर 2023 एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये भी डेफिनेटली आपका प्लस के ऊपर है। अकेडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे चल रहा है। टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जाती है ना, जो भी बच्चे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज मिल जाता है, जो कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों के साथ compete करोगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यार कौन सी गलतियां कर रहे हो, है ना। डिटेल्ड आपको रिपोर्ट मिलता है जिसमें आपको पता चलेगा कि यार कितने क्वेश्चंस आपने करे, है ना। उस क्वेश्चन में टॉपर ने कितना टाइम लिया, आपने कितना टाइम लिया। हो सकता है टॉपर उसको 1 मिनट में कर रहा है, आप उसको 5 मिनट में कर रहे हो। वहीं पे तो वहां पे आपको पता चलेगा ना कि यार इसको कम टाइम में करना है ना। और जो भी मार्क्स है ना, कितना कट ऑफ जा रहा है, कितनी परसेंटाइल जा रही है, तो एग्जैक्टली कितनी आपकी रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी आ रही है ना। तो मेरे ख्याल से अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक कंपटीशन वाली फील आएगी,
है ना, तो डेफिनेटली अगर आपने लास्ट के 6 महीने जो है ना, 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन अगर आपने प्लान कर लिया, तो इसमें बहुत सारे अभी क्रैश कोर्सेज आएंगे, टेस्ट सीरीज आएगी, रिवीजन कोर्सेज, पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू बैचेस, रैपिड रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्रैश कोर्सेज आएंगे, है ना, रैंक बूस्टर कोर्सेज आएंगे। तो मल्टीपल एजुकेटर्स है ना, सभी टीचर्स का जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा तो कोर्सेज आते जाएंगे। तो वो जो कोर्सेज है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी रिसेंटली एक ऑल स्टार बैच आपका आने वाला है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स है जो आपको मिल जाते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज तो इसमें है ना, आपको कुछ 13 टेस्ट ऑफ जेई एडवांस, 25 टेस्ट ऑफ जेई मेन, ये सारे टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट कभी कभी होता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमने देखे ही है ना, बट कि अगर एकदम से नया क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जेई में तो नए क्वेश्चन आएंगे, तो एकदम से नया क्वेश्चन आ गया तो उसको अप्रोच कैसे करना है, उसमें क्या आपके 200 नंबर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप चेक कर पाओगे बेसिकली। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे साक्षी या एनवी लाइव जो कोड है उसको यूज करके आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे बैचेस तो चल ही रहे, प्लस और आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी मेरे ख्याल से अब अगली क्लास में मिलेंगे। और भी कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता देना, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आई होप कि यार आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे, एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट कर करके बताते रहना, है ना, या तो फिर आप कि कब आपने दिए, कितने नंबर आए, है ना। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हम बेसिकली सबको दिखा देंगे है ना। तो आपके अंदर वो फायर होना चाहिए, अगर वो फायर है ना तो डेफिनेटली आप कर लोगे। बट अगर आपको मतलब अंदर से वो लगता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या अंदर ही अंदर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। कभी कभी तो मार्क्स आ भी रहे होते हैं ना। एक बच्चा अभी रिसेंटली मिला था, कहता सर मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, मतलब तो कम थोड़ी है भाई है ना, कम नहीं है, बस हाँ उसको इम्प्रूव करो, बेटर करने की जरूरत है ना। तो आप उसको धीरे 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 इम्प्रूव करो, और यही उसका उपाय है। स्टार्टिंग में देखो, जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना तो आपके कम मार्क्स ही आएंगे, धीरे 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 उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप अपना एक उस तरह से माइंडसेट बना लो कि भैया स्टार्टिंग में कम ही आते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक तो बच्चे आई थिंक आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल था। जो भी डाउट्स हो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है, और हम आप लोगों से मिलेंगे अब एक अगले सेशन में। टेक केयर बच्चे, बाय बाय।